हेलो दोस्तों, मैं रंजना परिहार आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने स्वरों के वर्गीकरण को समझा था, जिसमें पंडित कामता प्रसाद गुरु और उच्चारण के आधार पर तथा ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण को जाना था। आज हम जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण को समझेंगे। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है यह जानेंगे। ठीक है, तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। अग्र स्वर जो जीभ के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं उन्हें अग्र स्वर कहा जाता है। मध्य स्वर जो जीभ के बीच वाले भाग से बोले जाते हैं उन्हें मध्य स्वर बोला जाता है। और पश्च स्वर ऐसे स्वर जिन्हें जीभ के पिछले भाग से बोला जाता है उन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। इनका उच्चारण जीभ के अगले भाग से होता है, अगले मतलब आगे वाले भाग से होता है। और ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ के पिछले भाग का प्रयोग होता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। अग्र स्वर कैसे हुए? जैसे जो उदाहरण इसके लिख सकते हैं, जिनको बोलने में आगे जीभ के आगे के भाग का प्रयोग होता हो। जैसे ई अ बोलेंगे तो अ से नहीं होता है। देखो आ नहीं होता है, इनमें अग्र जीभ के अगले भाग का प्रयोग नहीं होता। ई में अगले भाग का प्रयोग होता है। ई, बड़ी ई, ए, आई, ऋषि। ये कितने हुए? 5 स्वर ऐसे हैं जिन्हें अग्र स्वर कहा जाता है। मध्य स्वर में क्या आएगा? अ, केवल अ, छोटा अ, इसे मध्य स्वर कहा जाता है। पश्च स्वर किसे कहा जाता है? जो पिछले जीभ के पिछले वाले हिस्से से बोला जाता है। जैसे आ मतलब आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये 5 स्वर कैसे हुए? पश्च स्वर। ये 5 स्वर कैसे हुए? अग्र स्वर है। और अ छोटा आ क्या हुआ? मध्य स्वर। इस तरह से हमने जीभ के प्रयोग के आधार पर भी स्वरों के वर्गीकरण को समझ लिया है। अब नेक्स्ट हम मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण को समझेंगे। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। विव्रत स्वर, अर्धविव्रत स्वर, संवृत्त स्वर और अर्धसंवृत्त स्वर। ठीक है, ये 4 हमने मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर देखे। इनकी परिभाषा जान लेते हैं। विव्रत यानी ओपन। विव्रत को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओपन। और संवृत्त यानी क्लोज। यहाँ लिख लेंगे क्लोज, इधर लिख लेते हैं क्लोज। ओपन यानी विव्रत स्वर ऐसे स्वर जिनका मुख द्वार है, तो जैसे अपना मुख होता है, मुख जो होता है पूरा खुल जाता है। ओपन मतलब पूरा ओपन हो जाता है। जिनके उच्चारण से मुख द्वार पूरा खुल जाता है उन्हें विव्रत स्वर कहा जाता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख लगभग पूरा खुल जाता है, जिनके उच्चारण में मुख लगभग पूरा खुल जाता है, इन्हें विव्रत स्वर कहा जाता है। इसके उदाहरण देखेंगे। एक ही ऐसा स्वर दिखता है, तो मतलब जैसे बड़ा आ, लगभग अपना मुंह इसमें पूरा खुल जाता है। इसे क्या कहते हैं? विव्रत स्वर कहा गया है। अर्धविव्रत स्वर जिनके उच्चारण में जो मुख रहता है वो लगभग आधा खुलता है। अर्ध मतलब आधा खुलता है। जिनके उच्चारण में जो मुख है वह आधा खुलता है, उन्हें अर्धविव्रत स्वर कहा गया है। जैसे उदाहरण इसके देखेंगे। छोटा आ, ए, आई और औ। अर्धविव्रत कौन से है? अ, आई, औ। इनको बोल के देखो, अ, आई, औ। इनके उच्चारण में मुख आधा खुलता है, इसलिए ना अर्धविव्रत स्वर कहा गया है। संवृत्त स्वर
ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख लगभग पूरा बंद हो जाता है, जिनके उच्चारण में मुख लगभग बंद हो जाता है, उनको संवृत्त स्वर कहा गया है। जैसे इनके मुख लगभग पूरा बंद, जैसे ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि। इनके उच्चारण में लगभग मुंह अपना कम ही खुलता है, तो इसलिए इन्हें संवृत्त स्वर बोला गया है। इनके उच्चारण में मुख इनकी अपेक्षा विवृत, अर्धविवृत, अर्ध संवृत, इन दोनों की अपेक्षा मुख इनमें लगभग बंद रहता है, इसलिए इन्हें संवृत्त वर्ग में संवृत्त स्वर की श्रेणी में रखा गया है। जैसे ई, बड़ी ई और अपना ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि। क्योंकि विवृत और अर्धविवृत की तुलना में इनमें अपना मुख कम खुलता है, इसलिए इन्हें संवृत्त स्वर की श्रेणी में रखा गया है। इसमें लगभग लगाया गया है, ध्यान रहे, ठीक है। अर्ध संवृत्त की श्रेणी में देखें, अर्ध संवृत्त जिसमें मुख लगभग पूरा बंद तो नहीं रहता, मुख लगभग पूरा बंद। इसमें अर्ध आधा बंद रहेगा। कैसा मुख द्वार कैसा रहेगा? आधा बंद और आधा खुला हुआ, ठीक है। तो इसकी इस श्रेणी में कौन आएगा? ए और ओ, ए और ओ। इनके उच्चारण में हमारा मुख द्वार आधा बंद होता है, इसलिए इसे अर्ध संवृत्त स्वर कहा गया है। इस श्रेणी में ए और ओ को रखा गया है, ठीक है। हमने स्वरों के वर्गीकरण को पूरी तरह से समझ चुके हैं। हमने पंडित कामता प्रसाद के अनुसार स्वरों के वर्गीकरण को देखा था, जिन्होंने स्वरों को 2 भागों में बांटा था, मूल स्वर और संधि स्वर, ठीक है। इसके बाद हमने उच्चारण के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा था, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ओष्ठाकृति के आधार पर हमने स्वरों को 2 भागों में बांटा था, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। जीभ के प्रयोग के आधार पर हमने स्वरों को 3 भागों में बांटा, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। और मुख द्वार खुलने के आधार पर हमने स्वरों को 4 भागों में बांटा है, विवृत, अर्धविवृत, संवृत्त और अर्धसंवृत्त स्वर। इस तरह से हमने यहाँ पर स्वरों के संबंध में सभी डेफिनेशन और सभी तथ्यों को भली भांति समझ लिया है, स्वरों के वर्गीकरण को समझ लिया। अब हम हमारे अगले टॉपिक यानी व्यंजन पर चलते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? चूँकि हमारी वर्णमाला में अधिकतर जो अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, वो व्यंजन होते हैं, तो इसलिए यह हमारे वर्णमाला का या हमारी हिंदी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। व्यंजन की परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या होगी इसकी कि ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं, बोले जाते हैं। हमने स्वर में देखा था, स्वर क्या होते हैं? स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, बोले जाते हैं। लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो किसकी सहायता लेते हैं? वो स्वरों की सहायता लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। इनके उच्चारण के समय हमारे मुख से जो वायु निकलती है वो बाधा रहित ना होकर बाधा सहित होती है। जैसे बोला कम अ निकला, मतलब जब अपन ने देखा था कि जो स्वर होते हैं वो उनके उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली वायु बाधा रहित होती है, उसमें कोई बाधा नहीं रहती। जैसे अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटी ई, ऊ, बड़ा ऊ, इनके उच्चारण के समय मुख से निकलने में वायु बाधा रहित होती है। लेकिन जैसे व्यंजनों का जो उच्चारण होता है तो इनमें जो वायु रहती है वो सबाध रहती है, यानी बाधा सहित होती है। यह भी एक पॉइंट अपन डाल सकते हैं। जब व्यंजन अगर 3 नंबर में लिखने को आता है तो अपन ये तीनों पॉइंट इसमें कोट कर सकते हैं। जैसे इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु सबाध
यानी बाधा, सवाद यानी बाधा सहित, गति से बाधा सहित कोष्टक में लिख सकते हैं, बाधा सहित बाहर आती। कैसे आती है? बाधा सहित बाहर आती है। ठीक है। और इनका स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं है। हमने देखा था कि स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण संभव है, लेकिन इनका स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं है। इनका स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं है। स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं है। इन्हें लगातार बिना रुके बोला नहीं जा सकता। इन्हें लगातार बिना रुके बोला नहीं जा सकता। इनका उच्चारण जो होता है बिना रुके लगातार नहीं किया जा सकता। इनका उच्चारण बिना रुके लगातार नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। ठीक है। व्यंजन के संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य देखेंगे। जैसे एक प है। प कैसा है? एक पूर्ण व्यंजन है। कैसा है? व्यंजन है, पूर्ण व्यंजन है। इसको बोलने में अपने को स्वर की आवश्यकता महसूस हो रही है। जैसे प, इसके उच्चारण में स्वयं आ रहा है। ठीक है। तो प कैसा है? पूर्ण व्यंजन है। अब इसको जब अपन ऐसे तोड़ देते हैं, इस मतलब व्यंजन को अलग करते हैं और स्वर को, इससे स्वर को अलग किया जाता है। ये कैसा है? ये स्वर को इससे अलग किया जाता है। तो ये कैसा हुआ? ये हुआ शुद्ध व्यंजन। इसको क्या बोलते हैं अपन? शुद्ध व्यंजन। मतलब इसमें जब हलंत, प में हलंत लगा दिया और इससे अ को, स्वर को अलग कर दिया गया, तो जो बचता है वह शुद्ध व्यंजन कहलाता है। इसके और अन्य नाम भी है। शुद्ध व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन, इसको स्वर रहित व्यंजन भी बोलते हैं। स्वर रहित व्यंजन, इसको आधा व्यंजन भी बोलते हैं। आधा व्यंजन। और इसको एक नाम से और जाना जाता है, हल। ये चार नाम इसके, जो आधा प है इसके होते हैं। और इसको क्या बोला जाता है? जब ये प रहता है, इसको ये रहता है पूर्ण व्यंजन। पूर्ण व्यंजन। इस पूर्ण व्यंजन में से अगर अ, जो कि स्वर है, इस स्वर को अलग किया जाता है तो इसके नीचे एक हलंत लगाया जाता है। ये हलंत लगाने पर यह शुद्ध व्यंजन कहलाता है, स्वर रहित व्यंजन कहलाता है। इसे ही आधा व्यंजन कहते हैं और इसे ही हल कहा जाता है। ठीक है। इस तरह से हमने देखा यहाँ पे एक नए शब्द आए, हल और एक हलंत। दो शब्द नए आए हैं। इन शब्दों को हम समझेंगे कि हलंत क्या होता है और हल क्या होता है। यहाँ पर हम हल और हलंत को समझेंगे क्या होता है। ठीक है। हलंत हमने देखा था, ये चिन्ह को हमने क्या बोला था? हलंत बोला था। अर्थात स्वर रहित व्यंजन को, स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए, स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए एक चिन्ह प्रयुक्त होता है। एक चिन्ह प्रयुक्त होता है। एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चिन्ह कौन सा? इस तरह का, ये डैश, इसे कोष्टक में बना दीजिए। ऐसा एक चिन्ह प्रयोग तो होता है। इसे ही हलंत कहते हैं। इसे ही हलंत कहते हैं। हलंत कहते हैं। और हलंत लगे हुए व्यंजन को हल कहते हैं। हलंत लगे हुए व्यंजन को, हलंत लगे हुए व्यंजन को हल कहा जाता है। ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि हल किसे कहते हैं और हलंत, हल क्या होता है और हलंत क्या होता है। ठीक है। जैसे इसी तरह हम किसी का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे क हुआ, क में अ मिलता है। अ एक स्वर हो जाता है और जब क में एक नीचे हलंत लगाया जाता है तो इसको जो बचा हुआ है इसे शुद्ध व्यंजन बोलेंगे, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है इसलिए शुद्ध व्यंजन कहलाता है। ये इसको स्वर रहित व्यंजन भी है, इसे आधा व्यंजन भी बोलते हैं और इसे ही हल बोला जाता है। ठीक है। आज के इस लेक्चर में हमने स्वर के वर्गीकरण को कंप्लीट किया और व्यंजन को समझा। आगे के चैप्टर में हम व्यंजनों के वर्गीकरण को समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।